नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का इस संस्कृत आड़वा चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज तर्क भाषा की इस कक्षा में हम लोग उपमान प्रमाण का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का अध्ययन कर चुके हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण के विषय में एक प्रश्न यह सर्वप्रथम उपस्थित होता है कि उपमान का निरूपण आचार्य ने तृतीय स्थान पर क्यों किया। इसका निरूपण प्रत्यक्ष और अनुमान के पूर्व ही कर देते हैं। अब देखिए, उपमान प्रमाण में समानता के आधार पर हमें ज्ञान होता है, यथार्थ अनुभव होता है। तो और समानता को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम उसका प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। तो उपमान प्रमाण पूर्णतः प्रत्यक्ष पर ही आश्रित है। तो प्रत्यक्ष के पहले जो है उपमान प्रमाण का वर्णन किया जाना अनुचित ही है, क्योंकि यह पूरी तरह प्रत्यक्ष पर आश्रित है। जैसा कि हम लोगों ने अनुमान में भी देखा था कि अनुमान प्रमाण भी प्रत्यक्ष पर आश्रित है, इसलिए अनुमान प्रमाण का निरूपण प्रत्यक्ष के बाद किया गया। उसी तरह उपमान प्रमाण भी पूर्णतः प्रत्यक्ष पर ही आश्रित है, इसलिए इसका निरूपण प्रत्यक्ष के बाद ही किया गया। तो फिर ये प्रश्न उठता है, ठीक है प्रत्यक्ष के बाद किया गया, लेकिन अनुमान से पहले कर देते हैं, तो अनुमान से पूर्व क्यों न किया गया, अनुमान प्रमाण के बाद इसका निरूपण क्यों किया जा रहा है। कारण यह है कि अनुमान के प्रामाण्य के विषय में विवाद बहुत कम है। लगभग सभी दार्शनिक अनुमान प्रमाण को प्रमाण के रूप में मानते हैं, केवल चार्वाक नहीं मानता। और इसकी अपेक्षा उपमान को प्रामाण्य न मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। तो इस दृष्टि से अनुमान का निरूपण करना, उसमें विवाद बहुत कम है, तो उसका निरूपण आसान है। और उसकी अपेक्षा उपमान का निरूपण, इसमें विवाद अधिक है, इसलिए थोड़ा कठिन है। तो सुगमता की दृष्टि से अनुमान प्रमाण का निरूपण पहले किया गया, उसकी अपेक्षा उपमान प्रमाण का निरूपण उसके बाद किया जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि अनुमान प्रमाण से असंख्य पदार्थों का ज्ञान होता है, और उसकी अपेक्षा उपमान प्रमाण से सीमित पदार्थों का ही ज्ञान होता है। तो स्कोप की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो अनुमान का दायरा ज़्यादा है और उसकी अपेक्षा उपमान का दायरा बहुत सीमित है, इसलिए उपमान प्रमाण का निरूपण अनुमान प्रमाण के बाद किया गया। तो उपमान प्रमाण का निरूपण प्रत्यक्ष के बाद और अनुमान के बाद तीसरे स्थान पर किया जा रहा है, जो कि उचित ही है। अब हम सब आचार्य केशव मिश्र द्वारा किए गए इस उपमान प्रमाण के लक्षण को पढ़ते हैं। उपमान प्रमाण देखिए, उपमान शब्द बनता है, उपसर्ग है, मा धातु है, ल्युट प्रत्यय है, उपमानम, तो स्पष्ट ही है। तो उपमान प्रमाण, जैसा कि हम लोग अलंकार वगैरह में भी उपमान शब्द का प्रयोग कई जगह देखे हैं, तो इस प्रमाण में समानता के आधार पर, सादृश्य के आधार पर यथार्थ अनुभव होगा, विशुद्ध ज्ञान होगा। तो कैसे होता है आगे देखते हैं। लक्षण कर रहे हैं कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। पदच्छेद होगा, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम एक पद है, दूसरा पद है गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, फिर आगे उपमानम। उपमानम यह लक्ष्य पद है, अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम यह लक्षण है। तो अर्थ होगा इसका कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम, अतिदेश वाक्य के अर्थ के स्मरण के साथ किया गया। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, गो गाय के सादृश्य समानता से विशिष्ट युक्त पिंड का ज्ञान उपमान प्रमाण कहलाता है। पहले एक बार पूरे अर्थ को समझ लेते हैं, फिर व्याख्या में समझ लेंगे क्या वस्तुतः कहना क्या चाहते हैं। यथा गवय मजानन नपि नागरिको यथा गौस तथा गवय इति वाक्यम कुतश्चिदारण्यकात् पुरुषात् श्रुत्वा वनम गतो वाक्यार्थम स्मरन् यदा गो सादृश्य विशिष्टम पिंडम पश्यति तदा
तद वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम उपमितिकरणत्वात्। यथा जैसे गवयम अजानन अपि, गवयम गवय को, नील गाय को, अजानन अपि न जानता हुआ, न जानने वाला, नागरिक नगरवासी व्यक्ति, यथा गौः तथा गवयः जैसी गाय होती है वैसी ही गवय होती है, नील गाय होती है। इति वाक्यम, इति इस प्रकार के वाक्यम वाक्य को कुतश्चित आरण्यकात पुरुषात् श्रुत्वा, कुतश्चित किसी आरण्यकात आरण्यक वनवासी पुरुषात् पुरुष से सुनकर, वनम गतः वन में गया हुआ वह नगरवासी व्यक्ति किसी वनवासी व्यक्ति से यह सुना कि जैसी गाय होती है वैसी ही गवय होती है, तो फिर पहुंच गया कहीं वन में। तब वाक्यार्थम स्मरण, वाक्यार्थ का स्मरण करते हुए, ये जो समानता बतलाने वाला वाक्य था उसके अर्थ का स्मरण करते हुए, यदा जब गो सादृश्य विशिष्टम, गाय के सादृश्य से विशिष्ट या गाय की समानता से युक्त, पिंडम पश्यति, पिंड को देखता है, तदा तब तद वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम, तो उस अतिदेश वाक्य, उस समानता बतलाने वाले वाक्य यथा गौस तथा गवय, उस वाक्य के अर्थ के स्मरण के साथ किया गया। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, गाय के सादृश्य से विशिष्ट या गाय की समानता से युक्त पिंड का ज्ञान, उपमानम, उपमान प्रमाण है, उपमितिकरणत्वात्, उपमिति का करण होने के कारण। तो यह तो शब्दार्थ हुआ। अब इस बात को समझने के पूर्व पहले कुछ बात समझिए कि कोई नगरवासी व्यक्ति है जिसको यहाँ नागरिक शब्द से कहा गया, और एक व्यक्ति है आरण्यक वनवासी। अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्रंथ, ये वाक्य जब लिखे गए होंगे तब के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए होंगे। नागरिक का यहाँ तात्पर्य है नगरवासी, जो केवल नगर की चीजों को जानता है, जो गाय को जानता है, अच्छी तरह से जानता है, व्यवहारिक व्यक्ति है। और नील गाय को नहीं देखा है, नहीं जानता है वो। हालांकि आज वाले व्यक्ति सब मोबाइल इत्यादि में सब देख चुके हैं, ये तब की बात है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में समझिए। और कोई वनवासी व्यक्ति है जो नील गाय को भी जानता है, गाय को भी जानता है। तो वनवासी व्यक्ति जो है उस नागरिक को, नगरवासी व्यक्ति को बतलाता है कि भाई देखो, जैसी गाय होती है सेम सेम गवय होती है। और दोनों बड़े समझदार हैं। नागरिक भी ये जानता है कि गाय गाय होती है, तो और गवय को देखेगा वो तो उसको भेद समझ में आएगा। भले इसने कहा कि जैसी गवय गाय होती है वैसी ही गवय होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों को एक मान ले। तो जो नागरिक व्यक्ति है और वनवासी दोनों बड़े व्यवहारिक हैं। नागरिक व्यक्ति, नगरवासी जो है वो गाय को अच्छी तरह से जानता है, गवय को नहीं जानता है। वनवासी व्यक्ति से उसने एक बात सुनी, तो वनवासी व्यक्ति ने उसे बताया, देखने में जैसे गाय होती है वैसी गवय होती है। इस बात को सुनकर के नगरवासी ने स्मरण एकदम अपनी याददाश्त में फिट कर लिया, ठीक है, जैसी गाय होती है वैसी ही गवय होती है। अब वह नगरवासी व्यक्ति कहीं जंगल में गया तो उसने देखा एक चौपाए जानवर को, जो देखने में हूबहू एकदम गाय जैसी लग रही थी, लेकिन वो बड़ा व्यवहारिक है, गाय को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो देख के समझ गया कि गाय नहीं है। तभी उसको पूर्व में जो बात सुना था उसको याद आ गया कि भाई जैसे देखने में गाय होती है वैसी ही गवय होती है। तो उसको जैसे ही बात आई, याद आ गई, तुरंत फिर अगले ही क्षण उसे ज्ञान हो गया, अच्छा ये जो सामने चौपाया जानवर दिखलाई पड़ रहा है यह गवय ही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वो नगरवासी व्यक्ति जो गवय को कभी नहीं जानता था, उसने उसे देख करके उसे कुछ बात याद आई और उसको जान गया कि यह सामने दिखलाई पड़ने वाला चौपाया जानवर गवय है, नील गाय है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बात उसको जो ज्ञान हुआ वो 100% करेक्ट है, मतलब प्रमा है, यथार्थ अनुभव है। अब यह जो प्रमा हुई उसको, इस प्रमा का कारण क्या है, इसमें प्रमाण क्या है, तो अब ध्यान दीजिए। तो यही प्रमाण का लक्षण कर रहे हैं आचार्य केशव मिश्र कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम,
अतिदेश वाक्य के अर्थ के स्मरण के साथ किया गया। अब यहां आ गया अतिदेश वाक्य। अतिदेश वाक्य अर्थात समानता बतलाने वाला वाक्य। जैसे समानता बतलाने वाला वाक्य यहाँ पर यथा गौः तथा गवयः, जैसी गाय होती है वैसी ही गवय होती है, यह अतिदेश वाक्य है। अतिदेश वाक्य अर्थात अतिदिश्यते अनेन इति अतिदेशः, जिसके द्वारा अतिदिश्यते अर्थात प्रतिपाद्यते, जिसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। क्या प्रतिपादित किया जाता है? साधर्म्यादि इति, जिसके द्वारा साधर्म्य आदि समानता आदि को बतलाया जाए, वह अतिदेश वाक्य कहलाता है। तो अतिदिश्यते प्रतिपाद्यते साधर्म्यादि अनेन इति अतिदेशः, वह वाक्य जिसके द्वारा समानता बतलाया जाए उसको अतिदेश वाक्य कहते हैं। तो यह अतिदेश वाक्य आप लोग जो है व्याकरण शास्त्र में भी अतिदेश सूत्रों को पढ़ते हैं, तो वही चीजें यहाँ भी हैं। यहाँ अतिदेश वाक्य हैं जो समानता बतलाते हैं। इस अतिदेश वाक्य को एकत्र श्रुतस्य अन्यत्र संबंधः अन्य धर्मस्य अन्यत्रारोपणम, अर्थात किसी एक पदार्थ के धर्म का दूसरे पदार्थ में संबंध दिखलाने वाले वाक्य को अतिदेश वाक्य कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम, अतिदेश वाक्य के अर्थ के स्मरण के साथ किया गया। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, गाय के सादृश्य से विशिष्ट, गाय की समानता से युक्त पिंड का ज्ञान उपमान प्रमाण कहलाता है। अब समझिए कि वह पुरुष उस चौपाए जानवर को देखता है और उसको तुरंत जो है पहले वाला अतिदेश वाक्य स्मरण हो जाता है, और फिर उसके अनंतर तुरंत वो जान लेता है कि यह जो चौपाया जानवर है यही नील गाय है, यह गवय है। तो अतिदेश वाक्य का स्मरण के साथ किया गया। जो गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, गाय की समानता से युक्त वो जो गवय का ज्ञान है यही उपमान प्रमाण कहलाता है। फिर आगे पूरा विस्तार से कह रहे हैं, यथा गवयम, जैसे गवय को न जानने वाला नागरिक, कोई नागरिक नगरवासी व्यक्ति, यथा गौस तथा गवयः इति कुतश्चित आरण्यकात् पुरुषात् श्रुत्वा इति वाक्यम, इस वाक्य को किसी वनवासी पुरुष से सुनकर, वनम गतः वाक्यार्थम स्मरण, वन में वह जा करके वाक्यार्थ का स्मरण करते हुए, ये जो वाक्य है यथा गौस तथा गवय, इस वाक्य के अर्थ का स्मरण करते हुए, यदा जब गो सादृश्य विशिष्टम पिंडम पश्यति, गाय की समानता से युक्त पिंड को देखता है, उस चौपाए जानवर को देखता है, तब जो है तद वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम, तब उसको तुरंत ज्ञान हो जाता है कि यही गवय है। तो ये गवय है, ये एकदम करेक्ट ज्ञान है, प्रमा है। तो इसका कारण क्या है? तो कारण को बतला रहे हैं कि तदा तद वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम, तद वाक्यार्थ तदवाक अर्थात उस अतिदेश वाक्य के स्मरण के साथ किया गया। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, गाय के समानता से युक्त पिंड का ज्ञान, अर्थात गाय की समानता से युक्त क्या है? वो जो सामने चौपाया जानवर है, उस पिंड का, वो जो 3-4 क्विंटल का होगा, उसका जो ज्ञान, कैसा ज्ञान? जो अतिदेश वाक्य के साथ किया गया है, अतिदेश वाक्य के अर्थ के स्मरण के साथ किया गया है, ऐसा इस पिंड का ज्ञान ही उपमान प्रमाण कहलाता है। कहा उपमिति करणत्वात्, यह उपमिति का करण होने के कारण। अब देखिए उपमिति क्या है, इसमें आगे स्पष्ट कर रहे हैं। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानानंतरम अयमसौ गवय शब्दवाच्यः पिंडः इति संज्ञा संज्ञ संबंध प्रतीति उपमिति। गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान अनंतरम, एक गाय के समानता से युक्त पिंड के ज्ञान के अनंतर के तुरंत बाद ही क्या ज्ञान हुआ कि अयम असौ गवय शब्दवाच्यः पिंडः इति, कि असौ यह जो है गवय शब्दवाच्यः पिंडः, असौ पिंडः, यह जो सामने पिंड दिखलाई पड़ रहा है, पिंड मतलब वो जो 3-4 क्विंटल का भारी भरकम शरीर वाला चौपाया जानवर है, वही वो जो है गवय शब्दवाच्य, गवय शब्द का वाच्यार्थ है, अर्थात इस चौपाए जानवर को ही गवय शब्द से कहा जाता है या इसका नाम गवय है। इस प्रकार का जो संज्ञा संगी संबंध प्रतीति, संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान है,
इसी को उपमिति कहते हैं। तो उपमिति संज्ञा संग संबंध प्रतीति, इसको समझिए। संज्ञा अर्थात नाम, संगी अर्थात नामी। संज्ञा अर्थात नाम अर्थात शब्द, संगी अर्थात नामी अर्थात अर्थ है। जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे यही मुझे ही ले लीजिए, मैं हूं जो 70-80 किलो का ये शरीर वाला, ये संगी है, और मेरा नाम रत्नेश है, यह मेरा जो नाम है यही संज्ञा है। तो नाम संज्ञा स्पष्ट है, वो शब्द रूप है, और संगी जो होता है वह अर्थ रूप होता है। तो यही जो संज्ञा संगी के संबंध की, मतलब इस पिंड को, इस संगी को, या इस अर्थ को, या इस पदार्थ को इस नाम से जाना जाता है, या इसका यह नाम है, इस जो संबंध की प्रतीति है, संबंध का ज्ञान है, यही उपमिति है। अब इसको घटित कर लीजिए। जैसे वो जो चौपाया जानवर है जो 3-4 क्विंटल का होगा, वो संगी है, वो नामी है, और उसका नाम जो गवय शब्द है जो कानों से सुनाई पड़ता है, वो संज्ञा है। तो इस चौपाए जानवर को गवय शब्द से कहते हैं। इस जो संबंध का ज्ञान है इसी को उपमिति कहते हैं। यही जो है प्रमा है। तो यही करें। और यह प्रमा कब होती है कि जैसे ही उस नागरिक व्यक्ति को वह अतिदेश वाक्य का अर्थ का स्मरण हो आता है कि जैसी गाय होती है वैसा ही गवय होता है, और जैसे ही देखता है उस चौपाए जानवर को, तुरंत उसको ज्ञान हो जाता है, अच्छा इसी चौपाए जानवर को गवय शब्द से कहा जाता है। तो इसका नाम गवय है, या इस पिंड को गवय शब्द के नाम से जाना जाता है, या यही गवय है, यह जो ज्ञान हुआ यह 100% करेक्ट है, यह प्रमा है, इसको उपमिति कहते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण को बतला दिए हैं कि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानम, अर्थात अतिदेश वाक्य के अर्थ के स्मरण के साथ किया गया गाय की समानता से युक्त जो पिंड का ज्ञान है। जब उसको अतिदेश वाक्य का स्मरण हो जाता है और सामने देखता है चौपाया जानवर है सेम गाय जैसा ही, तो यही जो है अतिदेश वाक्य का स्मरण होना और सामने गाय की समानता से युक्त पिंड का ज्ञान, यही जो है उपमान प्रमाण है। और जैसे ही प्रमाण प्रवृत्त होता है अगले ही क्षण ज्ञान हो जाता है यह चौपाया जानवर जो दिखलाई पड़ रहा है यह गवय है, यही उपमिति है। और आगे आचार्य कह रहे हैं सैव फलम सा एव फलम, यही उपमिति जो है, सा उपमिति, यही उपमिति जो है फलम, इस उपमान प्रमाण का फल है। क्योंकि हम लोगों ने जब करण का लक्षण पढ़ा था तो वहाँ ये चर्चा आई थी कि प्रमाकरणम प्रमाणम, तो प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। तो वहाँ प्रश्न उठा था ना, प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है, तो करण का फलवान होना ये तो प्रसिद्ध है, तो फल भी बताइए। तो बताते हैं कि यह प्रमा ही प्रमाण का फल है। तो यही बात यहाँ भी कह रहे हैं, सा एव उपमिति, वह उपमिति ही फलम, फल है, प्रयोजन है। और कह रहे हैं इदम तु प्रत्यक्षानुमाना साध्य प्रमा साधकत्वात् प्रमाणांतरम उपमानम अस्ति। इदम तु उपमानम, यह जो उपमान प्रमाण है यह प्रमाणांतरम अस्ति, यह प्रमाणांतर है, यह अन्य प्रमाण है, अर्थात एक अलग ही प्रमाण है उपमान प्रमाण। जैसे कि अन्य दार्शनिक जो हैं बहुत से उपमान को पृथक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मत है कि उपमान प्रमाण से जो ज्ञान होता है इसका अंतर्भाव तो प्रत्यक्ष अनुमान शब्द आदि में हो जाता है, उपमान को एक अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। तो उनका खंडन करते हुए कह रहे हैं यह जो उपमान प्रमाण है यह प्रमाणांतर है, यह एक अलग ही प्रमाण है, इसका किसी प्रमाण में अंतर्भाव नहीं हो सकता। कैसे? कारण बतलाएं कि प्रत्यक्षानुमाना साध्य प्रमा साधकत्वात्, प्रत्यक्ष अनुमान असाध्य प्रमा साधकत्वात्, क्योंकि यह उपमान प्रमाण जो है प्रमा साधकत्वात्, यह प्रमा का साधक है, यह प्रमा कराता है, यह यथार्थ अनुभव कराता है। कैसी प्रमा? जो
प्रत्यक्ष अनुमान असाध्य, जो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण द्वारा असाध्य है, जिसको साधा ना जा सके, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसी प्रमा का यह साधक है। इसलिए उपमान प्रमाण एक अलग ही प्रमाण है। अब इसको समझिए कि उपमान प्रमाण से जो हमें फल मिलता है, जो हमें प्रमा होती है, उस प्रमा का साधक न तो प्रत्यक्ष है न अनुमान है। अब समझिए एक बार फिर से कि वह जो नगरवासी व्यक्ति है, अगर वो पहली बार ऐसे सीधे डायरेक्ट जाकर के चौपाए जानवर को देखता, इस गवय को, वह कतई नहीं जान सकता था कि इसका नाम गवय है। वनवासी पुरुष ने जो बताया कि जैसी गाय होती है वैसा ही गवय होता है, अगर वो न बताया होता तो नागरिक व्यक्ति को, नगरवासी व्यक्ति को कभी यह ज्ञान न होता कि यह सामने दिखलाई पड़ने वाला चौपाया जानवर गवय है। तो वनवासी व्यक्ति ने बताया कि जैसी गाय होती है वैसा गवय होता है, और उसको जब याद आ जाता है तो जैसे ही देखता है तो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि यह जो सामने दिखलाई पड़ रहा है इसी का नाम गवय है, और 100% करेक्ट ज्ञान होता है। तो ठीक है, अब देखिए अगर प्रत्यक्ष द्वारा ही यह ज्ञान हो जाता तो जैसे ही वह देखता, वनवासी व्यक्ति उसको कोई बात न बताया होता तो भी वह जान लेता। ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो जो है हम किसी भी व्यक्ति को देखते, इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होता, तुरंत उसका नाम हमें पता हो जाता, लेकिन ऐसा वस्तुतः होता नहीं है। तो उपमान प्रमाण द्वारा जो हमें फल मिलता है या जो उपमिति होती है, जो प्रमा होती है, वह प्रत्यक्ष द्वारा साध्य नहीं है, ये तो एकदम स्पष्ट है। और अनुमान असाध्य, अनुमान से भी यह सिद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुमान प्रमाण में हमने देखा कि अनुमान प्रमाण में लिंग की आवश्यकता होती है, हेतु की आवश्यकता होती है, हेतु से साध्य की सिद्धि हो जाती है। जैसे हम लोगों ने उदाहरण में देखा कि पर्वत पर धूम है, धूम को देख करके अग्नि का अनुमान हो जाता है। अब समझिए कि अग्नि का लिंग है धूम, और धूम के दर्शन से अग्नि का ज्ञान होता है, और उस धूम और अग्नि के साहचर्य को हमने पहले देखा है महानस में, बहुत जगह देखा है, तभी ज्ञान हो पाता है, अदरवाइज हो न पाता। तो यहां पर जो हमें ज्ञान हुआ कि यह गवय पदवाच्य है, यह चौपाया जानवर गवय है, नीलगाय है, इसके लिए किसी हेतु की आवश्यकता होती। ऐसा कोई हेतु हमारे पास है नहीं, लिंग है नहीं, और हेतु का ज्ञान होने के लिए वह पूर्व प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे हमने अग्नि और धूम के साहचर्य को पहले देखा है, तब बाद में जो है केवल धूम को देख करके अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। तो गवय और गवय नाम, जो गवय अर्थ है और गवय नाम के साहचर्य को अगर हम पहले प्रत्यक्ष से जान ही रहे होते तो कोई दिक्कत ही ना थी। और तब यहाँ जब जैसे ही हम देखते गवय को तो हमें प्रत्यक्ष से हमें ज्ञान हो जाता है, रे तो गवय है। तो अगर वो हमें पूर्व में ज्ञात रहता, तो अभी तो पूर्व में ज्ञात है नहीं, जब पूर्व में ज्ञात है नहीं तो अनुमान का कोई अवकाश ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ज्ञान हुआ, इसीलिए यहाँ नगरवासी व्यक्ति को बतलाया गया। नगरवासी मतलब वही समझिएगा जो नगर में रहता है और गवय को नहीं जानता है। अगर वो पहले से जान रहा है तो कोई बात ही नहीं, तो यहाँ उसको देखते ही तो पहचान लेगा कि गवय है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जान रहा है उसकी बात की जा रही है। तो जो नहीं जानता है तो वह वनवासी व्यक्ति के उस अतिदेश वाक्य को सुन करके इस चौपाए जानवर को जब देखता है तो बात याद आ जाती है, तो उसको ज्ञान हो जाता है। यहाँ जो ज्ञान हो रहा है, यहाँ अनुमान से ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान में हम जान रहे हैं वहाँ हेतु की आवश्यकता होती है, और ऐसा कोई हेतु यहाँ है नहीं। और हेतु ऐसा नहीं मतलब जिसका साहचर्य हमें, हेतु का साध्य के साथ साहचर्य हमें पूर्व में ज्ञात रहता है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ। तो यहाँ पर ये जो ज्ञान हुआ इस सिचुएशन में, यह न तो प्रत्यक्ष द्वारा हो सकता है न अनुमान द्वारा हो सकता है। तो इसलिए उपमान प्रमाण एक अलग प्रमाण है। इति व्याख्यातम उपमानम। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमान प्रमाण का व्याख्यान पूरा हुआ। तो एक बार पुनः अर्थ को हम लोग समझ लेते हैं कि उपमान प्रमाण में अतिदेश वाक्य के
अर्थ के स्मरण के साथ किया गया, जो गाय की समानता से युक्त विशिष्ट पिंड का ज्ञान है, वही उपमान प्रमाण कहलाता है। कहने का मतलब, जैसे ही वह नगरवासी व्यक्ति को स्मरण आ जाता है, पहले तो देखेगा उस चौपाए जानवर को, और देखते ही वो तो उसको समझ में आ जाता है कि गाय है नहीं, लेकिन तुरंत उसको वनवासी की बात याद आ जाती है, अच्छा जैसी गाय होती है वैसा ही गवय होता है। तो इस बात का स्मरण आना, और फिर इस स्मरण के साथ वो देखता है कि गाय की समानता से, मतलब गाय ही जैसा यह दिख रहा है, तो ये दोनों चीजें मिलकर के उपमान प्रमाण हैं। और फिर इसी के तुरंत बाद उसको ज्ञान हो जाता है, अच्छा तो यह जो है गवय शब्द वाच्य है, अर्थात इस चौपाए जानवर का नाम गवय है। यह जो ज्ञान हुआ यही उपमिति है। इस उपमिति का कारण जो पूर्व में दो घटनाएं, एक तो अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण आना, और इसके साथ ही गाय की समानता से युक्त यह सामने दिखलाई पड़ने वाला चौपाया जानवर है। इस प्रकार का जो ये दोनों ज्ञान हैं, ये ही उपमान प्रमाण हैं। और इस प्रमाण के अनंतर तुरंत बाद जो ज्ञान होता है कि सामने दिखलाई पड़ने वाला चौपाया जानवर गवय शब्दवाच्य है, या इसका नाम गवय है, इसको नील गाय कहते हैं, यह जो ज्ञान होता है यही उपमिति है। उपमान प्रमाण का फल यही प्रमा है, जो 100% करेक्ट ज्ञान है। तो ठीक है, तो यहीं पर उपमान प्रमाण का व्याख्यान पूरा होता है। आज की कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।